नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुजा। हमारी संस्था है फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म के नाम से। हमारी कोशिश हो रही है कि अदालत के अंदर सुनवाई के दौरान ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट और क्या लॉसेस हैं। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट सुहेल शाह। सुहेल शाह जी इस पर अपने विचार रखेंगे। देखिए, चाहे भारत सरकार हो या राज्य की सरकारें, वो हमेशा डिजिटल चीज़ों को प्रमोट कर रही है और इसी कड़ी में हमारे जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने भी इस बात को प्रमोट किया है कि दिल्ली के अंदर ऑडियो और विजुअल तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग को अटेंड किया जा सके। इससे क्या होगा, जिस तरह की जो बेसिक चीज़ें यानी न्याय सस्ता हो। न्याय सस्ता कैसे होता है? जब एक लिटिगेंट यानी जो मुकदमा लड़ रहा होता है, जब वो कोर्ट में आता है तो उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देना पड़ता है। बहुत बार ऐसे होते हैं कि पार्टी अदर स्टेट से बिलोंग करती है। अक्सर मैट्रिमोनियल मैटर्स में ये देखा गया है कि पार्टीज़ अक्सर दूसरे स्टेट से होती है, तो ऐसे में आना और बहुत बार बहुत कारणवश इफेक्टिव हियरिंग नहीं हो पाती। कभी जजेस अवेलेबल नहीं होते, कभी जैसे आज की अगर मैं बात करूं तो आज स्ट्राइक हो गई है, तो बहुत सारी वजह से पार्टी लिटिगेंट्स आती है और वो नॉन इफेक्टिव हियरिंग्स हो जाती है। तो ऐसे में कितना आसान हो गया है कि वो डिजिटली फेमिलियर होकर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिजिटली अटेंड कर सके। इससे न्याय सस्ता हो जाएगा। दूसरी बात, प्रोसीडिंग्स भी आसान हो जाएगी। और सिर्फ डिजिटलाइजेशन नहीं है, बल्कि साथ साथ ये हाइब्रिड मोड पर है। हाइब्रिड मोड का मतलब मैं साधारण शब्दों में बताऊं, यानी जब तक आदमी की फिजिकल अपीयरेंस रिक्वायर्ड नहीं है, वो वर्चुअल तरीके से कोर्ट के अंदर अपीयर हो सकता है। फिजिकली जब एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको कन्फ्रंट कराने होते हैं या कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाने होते हैं, ऐसी स्थिति में उसकी फिजिकल अपीयरेंस ज़रूरी होती है, वरना वो वर्चुअली अपनी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सकता है। ऐसा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में बहुत लीनियंट हो गया है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार ट्रांसफ़र पिटीशन लगाते हैं कि किसी मैट्रिमोनियल केस को या किसी भी केस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर होता यह है कि कोर्ट वर्चुअली कोर्ट को लिटिगेंट्स को परमिट कर दे रही है कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर सके। एंड आई एम थैंकफुल कि दिल्ली के अंदर ये 100% तरीके से लागू हो चुका है और यहाँ डिजिटलाइज, हालांकि अदर स्टेट्स के अंदर भी बहुत तेज़ी से ये लागू होता जा रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर 100% तरीके से लागू हो चुका है। चाहे वो मैट्रिमोनियल मैटर्स हों, चाहे वो सिविल मैटर्स हों, चाहे वो क्रिमिनल मैटर्स हों। और बहुत आसान तो ये हो गया कि अक्सर देखा गया है कि जब किसी भी जो कैदी को लाया जाता है, उस कैदी को लाने का जो खर्चा था, जो वैन थी, जो सेफ्टी थी, सिक्योरिटी थी, उसको भी रिड्यूस कर अब जेल के अंदर ही वर्चुअल रूम्स बना दिए गए हैं। अब कैदी भी वहाँ से वर्चुअली अपीयर हो सकता है और अपनी प्रेजेंस को मार्क करा सकता है। तो इससे न्याय भी सस्ता हुआ, आसान हुआ और किसी भी आदमी के लिए आसान हुआ और सस्ता न्याय होगा, सुलभ होगा। तो मुझे लगता है कि ये न्याय व्यवस्था के लिए उचित और एक अच्छा कदम है, जिसको हमें वेलकम करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। सर आपने भी विचार रखे, सर आपने उस पर रखे, VC के ऊपर रखे आपने भी, लेकिन सर उससे एक स्टेप और आगे की बात कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि सर कहने में कि मान लो किसी भी केस की कोई भी सर केस होता है तो उसकी 10, 20, 40, 50 डेट पढ़ना एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है। हम चाहते हैं कि सर उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और सर रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव के अंदर आपकी जिम में होनी चाहिए। इन फ्यूचर आपने उस कोर्ट के अंदर क्या कहा, आपको उस कोर्ट के अंदर टाइम कितना मिला, अपने केस के अंदर 2 मिनट मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, किस डेट में कितना टाइम मिला। और कई बार क्या होता है कि आपको सबमिशन देते हैं, वो सबमिशन गलत रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो क्या उससे बेनिफिट होगा? हमारे उस पर ज़्यादा फोकस है कि रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए। और इससे एक बेनिफिट और भी होगा कि जो रूरल एरिया है, कि पूरा देश अब दिल्ली तो नहीं है, गांव भी है जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कोर्ट बैठती है, वहाँ पे किस तरह का माहौल है उस पर फ़र्क पड़ेगा फिर। तो रिकॉर्डिंग से हमारा पर्पस है। सर, जब रिकॉर्डिंग की आप बात करें तो हर चीज़ का जब टेक्नोलॉजी आती है या कोई भी चीज़ आती है, उसके अच्छे परिणाम भी होते हैं, बुरे परिणाम भी होते हैं। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। अगर मैं मैट्रिमोनियल की बात करूं कि अगर हस्बैंड और वाइफ के अंदर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो एज़ पर दी जजमेंट अब उनके नाम को हाइड कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। इसी के अलावा जो रेप विक्टिम्स होते हैं, जो पॉक्सो के विक्टिम्स होते हैं, उनके नाम भी छुपा दिए जाते हैं। अगर डिजिटलाइजेशन को इस तरह से जो कैमरा प्रोसीडिंग्स है वो तो फिर मजाक बन के रह जाएगी ना। तो इसीलिए ऐसी प्रोसीडिंग्स को, ताकि लोग रिकॉर्ड करके मिसयूज़ ना करें, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि रियल लाइफ ने एक आम ऑर्डिनरी आदमी के मन में कोर्ट की वो इमेज छोड़ दी है कि गीता लाई जाती है कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, कि एक कटघरा होता है जिसके अंदर सनी देओल साहब कहते हैं तारीख पे तारीख। तो वो डिजिटलाइजेशन वो सच भी तो है, वो सच भी है। नहीं, वो सच नहीं है, सच से बहुत दूर है। क्योंकि KD पाठक ने, वकील साहब खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, KD पाठक ने हमारे मन में इमेज बनाई है, क्योंकि मैं झूठ भी नहीं बोलता, गोविंदा साहब ने ड्रामा करते हैं हाथ में आग लगा के। तो लोगों के मन में रियल इमेज वाली कोर्ट है,
रियल कोर्ट में और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये समझना पड़ेगा कि कॉन्फिडेंशियली को बताने के लिए कि कुछ रिकॉर्डिंग्स होती भी हैं, आपको यूट्यूब पे आसानी से मिल जाएंगी, ऐसी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं जो हाई कोर्ट्स में रिकॉर्डिंग होती हैं। कुछ हाई कोर्ट्स में हो रही है। अब इवन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कई मैटर्स के अंदर ये कहा है कि नहीं, मतलब लेट दी पब्लिक हियर दी मैटर्स, बहुत सारे जो ओपन कोर्ट में है। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगी कितनी कॉन्फिडेंशियल है, कितना सेंसिटिव मैटर है, कि इफ़ इट इज़ एट पब्लिक डोमेन ऑब्वियसली एनीबडी कैन ज्वाइन और इट कैन बी रिकॉर्डेड, देयर इज़ नो डाउट एट ऑल। बट जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, यानी जब मैटर्स उस स्थिति पे ना पहुँचे कि पब्लिक को पता चल जाए, जनरल ऑर्डिनरी लोगों को पता चले, तो ऐसे में उसका दुष्परिणाम भी होता है। डिजिटलाइजेशन में मॉफ्ड वीडियो, डॉक्टर्ड वीडियो को हम मना नहीं कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। अभी दिल्ली के अंदर एक इंसिडेंट हुआ कि एक जज साहब थोड़ा सा आउटरेज में आकर और गुस्से में आकर कुछ हरकत कर रहे थे, वो रिकॉर्ड हो गई है, उनके खिलाफ एक्शन हो गया, ही हैज़ बीन सस्पेंडेड, मेरी नॉलेज के एतबार से। क्या वो ठीक नहीं है? दैट इज़ फाइन, वो रिकॉर्डिंग हुआ ना, दैट वाज अलाउड, इसीलिए तो हुआ। जो अलाउड नहीं है, लेकिन उसको समझना पड़ेगा ना आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, क्योंकि आपको ऑर्डिनरी आदमी की तरह और जुडिशियल माइंड की तरह सोचना पड़ेगा। जुडिशियल माइंड में क्या चीज़ हम पब्लिक में कर दें। अगर हस्बैंड वाइफ पर डिस्प्यूट है, कि अगर वो डिस्प्यूट आम पब्लिक को पता लग जाए, तो अगर सुलहनामा कंसिलेशन के अगर एफर्ट्स के चांसेस भी अगर होंगे, तो वो खत्म हो जाएंगे जब लोगों को पता चल जाता है। कहते हैं ना कि जो झगड़ा है वो कमरे के अंदर ही अच्छा होता है। तो आप उस बात को भी समझिए। जो चीज़ रिकॉर्डेड अवेलेबल है, जो पब्लिक डोमेन में है, जो सबके लिए, दैट कैन बी रिकॉर्डेड। ऐसा कोई बार नहीं है कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो मॉफ्ड कर दी जाती है, डॉक्टर्ड कर दी जाती है, उसके बाद उसको मिसयूज़ किया जाता है, तो दैट आई एम अगेंस्ट दैट। सर जी, आप उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है, बात ठीक है आपकी, लेकिन जैसे क्या नाम है, एक तो बात आगे निकल के आ रही है कि हर केस के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो 100 तरह के केस में अगर हमारे साथ सिर्फ 10% केस हैं, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हम। रिकॉर्डिंग करना, मेरे विचार में रिकॉर्डिंग होनी सब में चाहिए, पर वो 10% केसेस के अंदर क्या नाम है, वो रिकॉर्डिंग ये कहना है जुडिशल रिकॉर्ड के अंदर होनी चाहिए, कि जब जरूरत पड़े, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कि मैंने उस डेट के अंदर क्या हुआ था। आप समझिए मेरी क्या मैंने कहा था, तो लिया लिखा गया, दिया तो दिया लिखा गया, क्या लिखा गया। कई बार ऑर्डर इस तरह भी डिफर हो जाता है, कहते हैं अपील में चले जाओ। सर, अपील में जाना आसान तो है नहीं। अपील जाने का टाइम टेकिंग मामला है, पैसे का मामला है, लाइफ एक छोटी सी मिली है, 20-25 साल की लाइफ है सर, जो अगर हम काउंट करें तो बाकी टाइम तो बचपन में आता है, ये बुढ़ापे में आता है, लेकिन वो भी इसमें वेस्ट हो जाता है। आपकी बातें फिल्मी लग रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप उस दुनिया में रह रहे हैं कि आपको एक तरफ तो हम बता रहे हैं कि कोर्ट की जो कॉज लिस्ट है वो हैवी कॉज लिस्ट है। आप ये चाह रहे हैं कि मैं ट्रायल कोर्ट की अपनी हियरिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग हायर कोर्ट को कंपेल करूं कि मेरी रिकॉर्डिंग सुनिए, मैंने क्या कहा। पर आपको हियरिंग से पहले पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है एप्लीकेशन, वो सारी बातें लिखने के लिए। अगर मैं सिविल मैटर्स की बात करूँ कि योर आर्ग्यूमेंट एंड योर अवर्मेंट कैन नॉट बी बियॉन्ड द प्लीडिंग्स, अर्थात आप वो कुछ नहीं कह सकते जो आपने प्लीडिंग में नहीं कहा। तो अगर आपको ये पूरी अपॉर्चुनिटी मिली, आप एक रिटर्न आर्ग्यूमेंट दाखिल कर रहे हैं, प्रोविज़न है सीपीसी के अंदर, सीआरपीसी के अंदर रिटर्न आर्ग्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, आपको जो कहना है वो लिख कर दे चुके हैं, आप लिख के दे चुके हैं। और ऑर्डर करने से पहले अमूमन कोर्ट्स रिटर्न आर्ग्यूमेंट मांग लेती है। रिटर्न आर्ग्यूमेंट में पहले ही वो सारी बातें आप लिख चुके हैं। इसके अलावा सिविल मैटर्स में तो नथिंग कैन बी बियॉन्ड द प्लीडिंग्स। और अगर आप क्रिमिनल मैटर्स की बात कर रहे हैं, तो आप रिटर्न आर्गुमेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आपको ये डाउट है कि आपकी सबमिशन नहीं लिखी जा रही, रिटर्न आर्गुमेंट फाइल कीजिए आप। लेकिन देयर इज़ नो रीज़न टू डाउट द जजेस। जजेस आर इम्पार्शियल। अगर आप ये कह रहे हो कि एक प्रोसेस बनाया जाए, पेन ड्राइव मेरे हाथ में रहे हो, मैं सबको दिखाऊं, देखो मैंने कितनी अच्छी आर्गुमेंट करी। सर सब दिखाने को नहीं कहा सर मैंने कहा उसको एक जस्ट लाइक प्रूफ के हिसाब से कि हाँ जी सर, जजेस तो भगवान तो नहीं है, गलती वो भी कर सकते हैं, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। इस पॉइंट की आपसे कहना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात है, जैसे मान लीजिए क्या नाम है कि हर आदमी क्या नाम है पढ़ा लिखा नहीं हमारे देश के अंदर, 140 करोड़ की आबादी है। मैं सिर्फ दिल्ली के हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं देश की 665 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उसमें 17,000 जजेस बैठते हैं, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ आपसे मैं। और देश की 140 करोड़ आबादी है, हर आबादी पढ़ नहीं सकता, लेकिन क्या है और समझ सकता है वो कि क्या गलती हुई है, क्या गलती नहीं हुई है। और इसके हिसाब से इसके बेनिफिट्स भी होंगे ना। नहीं, बेनिफिट्स क्या होंगे मुझे बताएं, आप क्या बेनिफिट्स होंगे? आप ये कह रहे हैं कि वन शुड डाउट द जज कि जज ने मैं जज पे डाउट नहीं कर रहा, मैं सर एरर की बात कर रहा हूँ, मैं गलती की। और गलती की सजा किसी लाइफ से किसी लाइफ सफ़र करती है, तो उस गलती को बेटर है कि मैं समझ नहीं पा रहा गलती कैसे होगी। मतलब मैं रिटर्न आर्ग्यूमेंट में लिख नहीं पाया वो बात, या मेरी जज साहब मुझसे पर्सनल द्वेष रखते हैं और मेरी आर्ग्यूमेंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? सर जी मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन गलतियों की बात करना चाह रहा हूँ। तो गलतियों के लिए तो आप रेक्टिफिकेशन लगा सकते हैं। मैं अगर सीपीसी की बात करूँ तो 152 का सेक्शन है, जो अगर मुझे कोई गलती हो गई है, कोई रेक्टिफिकेशन हो गया, रिव्यू किस लिए डालते हैं? सर हर ऑर्डर का रिव्यू करना आसान नहीं होता, अपील करना आसान नहीं होता। देयर इज अ प्रोविजन ना, आप यू कैन नॉट डाउट। मतलब आप एक प्रोसेस को और लेंथी बनाना चाह रहे हैं, आप एक प्रोसेस को और टफ करना चाह रहे हैं और टिपिकल करना चाह रहे हैं। ही वुड बी सेइंग, देखिए समझिए, कोर्ट के अंदर एडवोकेट्स वाला प्रोसेस क्यों डाला गया? व्हेन अ पार्टी कैन लिटिगेट, मतलब एक मुकदमा लड़ सकती है इन पर्सन।
यानी अगर आपका व्यक्तिगत कोई मामला है, फॉर एग्जांपल मैं अगर लूँ तो आप इंडिविजुअली आर्गूमेंट कर सकते हैं। फिर इस सिस्टम के अंदर एक लॉयर को, जिसको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, क्यों डाला उसको इसलिए डाला ताकि हम कोर्ट के टाइम को छोटा कर लें। कोर्ट के टाइम को हम बता दें सर व्हाट इज़ द इशू। जब कोई लड़ाई होती है तो जज साहब कहते हैं कि आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। एक आम लिटिगेंट ये बात भी करता है, वो बात भी करता है, ए बात करता है, बी बात करता है, सी बात करता है, डी बात करता है, तो कोर्ट कहती है नहीं, व्हाट इज इशू बिफोर दिस कोर्ट, आप सिर्फ इसकी बात कीजिए। लेकिन अगर मैं ए बी सी डी की भी बात करने लगूँ, अदर डिस्प्यूट की बात करने लगूँ, तो इट विल बी ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। कोर्ट हैज़ टू फ्रेम द इशूज़ फ्रेम होते हैं कि मुझे क्या डिसाइड करना है और उस इशू पर बात होगी। अगर मैं इधर उधर की बात करूँ इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। एक आर्ग्यूमेंट जो 15 मिनट में कंक्लूड हो सकती थी, अगर मैं 1 घंटा लूँ बेफिजूल की बात कर इररिलेवेंट बात कर, तो इसीलिए लिटिगेंट को उस सिस्टम से हटाया गया है। एक एडवोकेट को अपॉइंट किया गया है कि एडवोकेट हु इज़ वेल वर्स्ड, हु इज़ वेल नोन, फैमिलियर विद द लॉज, कि बताइए व्हाट इज़ द इशू। तो हम सीधा बताते हैं जनाब ये एलिगेशंस है, एलिगेशंस में ये है, इट इज़ अ सूट फॉर दिस दैट। डिक्लेरेशन का 2 सूट डाला है जनाब, 354 की एलिगेशन है साहब, 376 की एलिगेशन है साहब, 2N लग रही है, जिस भी है वी मेक, हम कोर्ट का टाइम बचाते हैं, इसलिए इस सिस्टम के अंदर एडवोकेट को इंट्रोड्यूस किया गया है। वरना पार्टी को ज़्यादा फैक्ट पता होते हैं, एडवोकेट्स को कम पता होते हैं। अगर फैक्ट्स की बात करो, हमें फैक्ट्स कौन ब्रीफ करता है? पार्टी बताती है। हम पार्टी से कहते हैं भाई ये बात आपकी रिलेवेंट है, हालांकि इट शुड भी, मतलब कोर्ट को अप्राइज करना है हमें, बट इररिलेवेंट है, तो हम प्लीडिंग में तो ले लेते हैं सो दैट क्योंकि कंसीलमेंट ना हो। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर वन हैज़ टू, मतलब कंसाइज दी आर्गूमेंट, और वो सिर्फ एडवोकेट कर सकता है क्योंकि उसको फैक्ट पता होते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी आर्ग्यूमेंट्स को छोटी छोटी, अगर आप अपील की बात करो, एक दिन में एक अपील सुनी जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि उस फैक्ट्स इतने सारे होते हैं। अगर मैं लिटिगेंट्स को खड़ा कर दूँ, वहाँ एक आम आदमी को खड़ा कर दूँ, वो कहे कि बात कर, क्योंकि अमूमन मैट्रिमोनियल की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, मैट्रिमोनियल मैटर्स के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं जो कोई ऑफेंस तो नहीं बनता, लेकिन बातें बहुत सारी होती हैं, क्योंकि अक्सर मैट्रिमोनियल जो पार्टीज़ होती हैं वो बहुत सारी बातें कहना चाहती हैं, और ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। और जो कोजेज लिस्ट देखिए आप ये बात कीजिए कि क्यों ना जजेस की अपॉइंटमेंट हो, क्यों ना फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाए जाएँ, डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, इससे चीज़ें और आसान हो जाएगी। मेरा ये मानना है। आपने कहा कि क्या नाम है एडवोकेट के बीच में इसलिए लाया गया है कि क्या नाम है कि बड़ी बात को छोटी बात में क्या है कि उसको समझा सके कोर्ट को। लेकिन सर फिर भी 5 करोड़ सर केस पे पेंडिंग हो गए हैं, ऐसा क्यों? फिर सर जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं पेंड्राइव वाले सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दूँ, साथ ही 10 करोड़ हो जाएंगे। सर मैंने सर आपकी बात करी, सर कहना मैं कि एडवोकेट को लाया है, बीच में गया है कि बात को छोटी करने के लिए, जल्दी खत्म करने के लिए, लेकिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जबकि अगर लोग सर, अगर जो केसेस बढ़ने के सर जो हमारे देश में जो सर वो लगती हैं, लोग लगती हैं, अगर सर वो ना होती तो सर 5 करोड़ केसेस की वजह सर आज कम से कम 20 करोड़ केसेस होते हैं आज ही। क्या ना होती? लोग लगती हैं जो हमारे देश के अंदर। नहीं आप शायद मैं सही जनरल बात कर रहा हूँ सर, है तो सर वो भी केस ना जो डिस्पोज ऑफ होते हैं। नहीं आप समझिए, लोक अदालत में किस तरह के मैटर को रेफर किया जाता है, कुछ भी हो, जज के पास जो मैटर होता है वही सर डिस्पोज होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बात है उसकी काउंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं। लोक अदालत के अंदर वो मैटर सेटल हो जो इसको पार्टी चाहते हैं। लोक अदालत का ऑर्डर लोक अदालत अपने पास से कोई ऑर्डर पास नहीं करती। अगर दोनों पार्टी एग्री हैं, किसी कंक्लूजन पे जा रही हैं और कहती है कि यस वी वांट टू सेटल द मैटर, इट इज सेटल्ड, और इट इज ऑलवेज ओपन टू अ पार्टी कभी भी सेटल कर सकती है, नॉट बिफोर द लोक अदालत, बिफोर एनी ऑफ द कोर्ट। लोक अदालत में हमेशा कर सकते हैं। अगर हम ट्रैफिक चलान की बात कर रहे हैं तो वो कंपाउंडिंग ऑफेंसेस होते हैं, उनको बहुत छोटा सा मिनिमम फाइन लगाकर उसको वार्न कर दिया जाता है, एडमोनिश कर दिया जाता है, या एक मिनिमम फाइन लगा दिया जाता है। तो और अगर आप कह रहे हो कि 5 करोड़ है, हो सकता है ये 10 करोड़ भी हो जाए, हो सकता है 20 करोड़ भी हो जाए। अगर सिस्टम को हमने क्यों हो रहे हैं सर केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी 2 वजह है सर। मेरा अपना निजी जानकारी ये है कि एक तो आदमी अब अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हो गया है, उसको पता है कि अगर हो गया तो मेरे को 112 नंबर पे कॉल करनी है, उसको ये पता है कि मुझे अपने राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसको पता है कि अब DLSA के वकील मिल जाते हैं, मेरे पास फ्री वकील भी मिल जाएगा, मुझे कानूनी सहायता भी मिल जाएगी, मेरे आस पड़ोस में कोई वकील बंधु रहता है, उस वकील बंधु से मैं सलाह ले सकता हूँ और अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो एक तो अवेयरनेस, पहले अवेयरनेस कम थी सर, अब अवेयरनेस बढ़ गई है, इसलिए हर आदमी कोर्ट की तरफ भागता है, नंबर 1। नंबर 2, अभी भी हमारे पास जजेस की जो वैकेंसीज हैं जिसको गवर्नमेंट नहीं भर रही है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट दोषी है, जुडिशियल सिस्टम नहीं सर। सर अभी आपने सर अवेयरनेस की मैं बात तब आपकी एग्री करता कि मान लीजिए क्या कहना, मैं कोर्ट आज मैंने केस किया, उसका फैसला 3 महीने 4 महीने 6 महीने में आ गया, साल में आ गया मान लीजिए, लेकिन सर जो 20 साल से केस है सर उसमें अवेयरनेस कैसे काम करती है? सर अवेयरनेस नहीं है सर उसके अंदर, क्यों अवेयरनेस नहीं? वो मजबूरी में आदमी एक बार आ गया तो फंस गया, और लोग आते उसमें फंसते जा रहे हैं। नहीं, इस हिसाब से ये भी आ सकता है इसके अंदर। तो क्योंकि अगर बेनिफिट्स होता तो एक सर जहाँ 5 करोड़ केसेस हैं, हर आदमी सर दिन में ऐसे कहीं से इशू होते हैं कि जो आदमी कहता है कि नहीं भाई मैं कोर्ट जाऊँगा तो फंस जाऊँगा, पुलिस में जाऊँगा तो फंस जाऊँगा, तो उससे बचता है। लेकिन अगर उसे पता है न्याय मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है, तो वो आएगा, रुकेगा नहीं। समझिए ना सर, शायद इसमें फिर लोगों की, मैं कह रहा अवेयरनेस तो है,
लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर सिविल रिकवरी इसको सर मजबूरी कह सकता हूँ मैं, अवेयरनेस कह सकता हूँ सर मैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि कोई इससे पहले कितने टाइम आके आते हैं, वहाँ में न्याय नहीं मिला, और यहाँ भी आके न्याय नहीं मिलकर सब तारीख मिल गई है हमारे को। बताऊँ ना आपको, लेजिस्लेचर ने प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन इंट्रोड्यूस करा कि किसी भी मुकदमे को लड़ने से पहले आप मीडिएशन ट्राई कर सकते हैं, इवन इन द कमर्शियल मैटर्स। कोर्ट ने ये मीडिएशन न्याय नहीं है सर, मैं सिर्फ न्याय की बात कर रहा हूँ मैं। कंप्रोमाइज सर न्याय कभी नहीं होता, कंप्रोमाइज सर एक समझौता होता करना कि चल ठीक है यार, मेरे को अपना टाइम खराब करना है। आप गलत कह रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूँ आपकी इस बात से। सर हर बहुत, अगर मेरा सिविल डिस्प्यूट है आपसे और आप मुझसे 2 महीने का टाइम लेकर मेरी पेमेंट वापस कर रहे हैं तो इट इज़ अ वेरी गुड कि आप कह रहे हैं कि मैं कोर्ट के अंदर जाकर, और सर अगर टाइम लग रहा है तो इट इज़ अ फेयर अपॉर्चुनिटीज़, आपको ये इस बात के लिए अप्रिशिएट होना चाहिए। एक बात तो कहना चाहूँगा, आप कह रहे पूरी हैं, हाँ एक मिनट, नहीं सर ये एक्चुअली सर ये थोड़ा सा बोला सर, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि मीडियम होता है सर, इस सबसे चेक बाउंस के सर जो टाइम 138 है सर, उसके लिए कहा गया था कि सर ये केस 3 मिनट डिस्पोज होंगे सर, 6 मिनट में सर पहले डेट पड़ती है सर, वहाँ मेडिसिन क्यों नहीं काम करता फिर, जबकि वहाँ तो फैक्ट्स भी होते हैं हमारे पास तो, और फैक्ट्स होने के बावजूद सर कहना में 6 मिनट डेट लगती है, और 3 के साथ सर कई साल तक केस चलता है, तो सारी बात उसमें आती ना, तो वो ट्रांसमिसिव वो ऐसा एक क्यों है, तो हमारा मकसद यही है उसी को दिखाने से हम इसकी डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे क्या लूप होल्स हैं जो हमारी, हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, उसको रिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, मैं इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के खिलाफ नहीं हूँ, और अगर एनआई एक्ट में जिसकी आप चेक बाउंस की बात कर रहे हैं, अगर उसको रिकॉर्डिंग हो रही दैट इज़, लेकिन उससे काम ऑडियो रिकॉर्डिंग से आपको लगता है कि काम जल्दी हो जाएगा? उसका एक कारण बताता हूँ आपको मैं, जैसे हमारे से कहने में मेरे सर, मैं आपकी बात का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आगे चलूँगा। एनआई एक्ट की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ सैयद एस बाबालाल वशिष्ठ प्रभु, आई एम सॉरी, मैं जजमेंट वो याद मुझे नहीं आ रही, वो समन्स पे लिखी होती है कि अगर आप सेटल करना चाहते हैं तो पहली और दूसरी डेट पर आप बिना फाइन लगाए उसको आप कंपाउंड कर सकते हैं। 6 महीने वाली जानकारी आपको गलत है, उससे पहले एक लीगल नोटिस है जो स्टेचुटरी है, तब भी सेटल हो सकता है। उसके अलावा जब आप नोटिस करते हो और कोर्ट ने जब जो परेशानी आप बता रहे हैं, इन परेशानियों को जब ऑब्जर्व करी तो ये कहा कि अब टेंडरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले हम डॉक्यूमेंट्स प्री सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स टेंडर किया करते थे, अब कोर्ट करी नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, जस्ट वंस द मैटर रीच होता है पहली डेट पर ही समन हो जाता है। पहले एक प्रोसेस हुआ करता था कि 200 का स्टेटमेंट होगा, 202 में कार्रवाई होगी, फिर जाके वो मजिस्ट्रेट जो है एग्जामिन करेंगे तब जाके समन होगा। लेकिन उस प्रोसेस को और ईजी कर दिया गया है कि नो देयर इज नो टेंडरिंग, वंस द कोर्ट इज मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड ही कैन इशू द समन इशू कर देता फर्स्ट डेट पर, टाइम बचाया। जब लॉ का मिसयूज़ हुआ है, लॉ को मिसयूज़ होने के बाद एक नया लॉ या एक जजमेंट ऐसी आई है जिसने आदमी के राइट को प्रोटेक्ट किया है। फॉल्स और फैब्रिकेटेड और वेग लिटिगेशन से बचाने के लिए बहुत सारे जजमेंट्स और लॉज ऐसे आए हैं कि अगर कोई केस, अगर आप सुन रहे हैं कि अभी कोई एक था जो जिन्होंने रेप का झूठा मुकदमा किया, उनको सज़ा हो गई है। जहाँ आप लॉ को मिसयूज़ कर रहे हैं, प्रोटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली द लॉ इज़ इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आपको बैलेंस करना पड़ेगा व्हाट इज़ नेसेसरी, लेकिन एज एन एविडेंस यू कैन नॉट यूज़ इट, बिकॉज अगर आ जाएंगे तो अपना आप में अल्टीमेटली एक लेंथी प्रोसेस है, और जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो वो आर्ग्यूमेंट तो लिख के भी दे सकते हो ना आप, और लिख के दोगे, इट विल बी ऑन रिकॉर्ड, इट विल बी ऑन रिकॉर्ड। आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लीजिए कि जनाब मैंने क्या आर्ग्यूमेंट दी थी, और बताइए जनाब पॉइंट नंबर 1 2 3 4 मेरे जो आर्ग्यूमेंट का पार्ट था आपने कंसीडर नहीं किया है। इवन द एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द जजेस कि भाई आप जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन आती हैं हायर कोर्ट्स की लोअर जजेस के खिलाफ कि आपने ये ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं किया, आपने जुडिशियल माइंड क्यों नहीं अप्लाई किया, आपने परवर्स ऑर्डर क्यों पास कर दिया है। 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक तो आपको दिख रहा है सर, आपको दिख रहा है, और एक उनकी इंटरनल इंक्वायरीज होती है सर, जो आपको मेरी जानकारी में नहीं होती है, जो उनसे एक्सप्लेनेशन मांग ली जाती है, जो उनसे काम कर लिया जाता है। लेकिन ये कह के कि आप यू आर डाउटिंग अ जज, सर मैंने सर डाउटिंग की बात कभी नहीं करी है, मैंने सर एरर की बात करी है मैंने, आप उसको डाउटिंग लेके जा रहे हैं बार बार, मैं उसको एरर की बात कर रहा हूँ कि सर जज को भगवान कहा था सर, हम सब भगवान मान नहीं सकते उसको हम बस। प्लीज़ मैं सर हमारा अभी सर आपने सर जितनी बात भी की सर, आपने सारी लॉ के ऊपर बात करी, आपने एडवोकेसी की बात करी, अब सर इसमें 2 पार्ट्स में और भी आते हैं सर, एक जजेस और एक लिटिगेंट्स, उनके लिए सर क्या बेनिफिट क्या लॉसेस हैं आपके हिसाब से? ऐसा बता चुका हूँ जजेस के लिए, लिटिगेंट्स के लिए सर क्या इसमें क्या लॉसेस है इसके अंदर? सर जब मैं इम्पार्शियल एज ए जज, जब मैं इम्पार्शली अपना जुडिशियल माइंड जो फैक्ट्स मेरे सामने रखे गए हैं उन फैक्ट्स पर कोई भी जजमेंट या फैसला दे रहा हूँ, तो यू आर नोबडी टू डाउट इट। इफ़ यू मे नॉट बी सेटिस्फाइड विद माई जजमेंट, यू हैव द हायर कोर्ट टू अप्रोच, आप हायर कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। और अपरेंटली अगर सर हायर कोर्ट मतलब सर बात फिर अपील की आती है, मैं सर अपील की बात बार बार से करना चाहूँ कि अपील की सर जरूरत पड़ती ही क्यों है? सर वो तो सर इट इज़ कहीं तो कुछ गलती हुई है ना इसका मतलब। नहीं, आप किसी भी जज में से 2 पार्टीज़ है, एक पार्टी जीतेगी एक पार्टी हारेगी, और दोनों में से एक पार्टी संतुष्ट नहीं होगी ऑर्डर से, तो ऑब्वियसली ही हैज़ अ राइट टू अप्रोच हायर कोर्ट।
आप उसका ये राइट कर्टेल करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ऐसा फैसला है कि दोनों पार्टी खुश हो जाएं, तो इट विल नेवर हैपन सर। सर मैंने संतुष्टि की बात नहीं की है सर, मैंने गलती बात की कि अपील में वो गए सर, उसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर फॉल्ट लेकर उसमें गए, ऑर्डर में ये कमी थी इसलिए अपील में गए हम। नहीं सर, ऑर्डर में ये तो नहीं सर, मेरे को कहना मैं सेटिस्फाइड नहीं चाहता हूँ मैं कि अगर वो हायर कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं करता कि वोट वाज एरर, अपरेंटली एरर इन द कोर्ट, तो कोर्ट नोटिस भी नहीं करती, वो अपील ही डिसमिस हो जाती है फर्स्ट डेट पे ही, यहाँ एडमिट ही नहीं होती अपील, फर्स्ट डेट पे। अब आप कह रहे हैं अपील कहना, मैं कहना मैं एडमिट हो जाती है। एडमिट होने का मतलब है कि जज साहब कहते हैं कि वो कहना है अपील ठीक है, तो सिर्फ अपील के फैसला उनके पक्ष में क्यों नहीं आता फिर? एक बात यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी उठा होता है फिर। उसके लिए सर आपको लॉ सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिर्फ अपील में एक जज साहब ने जिसको बोला कि ठीक बोल रहे हैं वो नहीं एडमिट कर लिया उसको, मतलब कुछ तो दिखाओगे ना उसके अंदर। अपरेंटली कुछ दिखता है उसको, लेकिन वो फैक्ट्स हो सकता है कि बाद में मिस रिप्रेजेंट किया गया हो, कोर्ट के सामने मिस रिप्रेजेंट किया गया हो, दोनों पार्टी आ जाएंगी, दोनों अपना अपना पक्ष रखेंगी। जस्टिस मिड्डा जब रिटायर हुए उन्होंने एक बात कही कि बोथ द पार्टीज नोज द ट्रूथ, इट इज़ द जज हुज ऑन ट्रायल। दोनों पार्टी को डे वन से पता होता है कि क्या सत्य होता है, लेकिन जज का ट्रायल चल रहा होता है, जज के सामने सच को प्रोड्यूस किया जाता है। जस्टिस मिड्डा ने अपने रिटायरमेंट पे ये बात कही थी, तो इट इज़ द जज हुज ऑन ट्रायल, बोथ द पार्टीज नो द ट्रूथ। डे वन से उन्हें सत्य पता होता है कि एक्चुअली डिस्प्यूट क्या है, झूठ कौन बोल रहा है, दोनों पार्टी को पता होता है। तो जजिस का ट्रायल चल रहा होता है, हम एज एन एडवोकेट हमें जो पार्टी बताती है हमें वो लग रहा होता है कि वो सच है, हमारे जो अपोनेंट वकील साहब होते हैं उनको वो लग रहा होता है कि जो उन्होंने सच बताया। अब तो एविडेंस क्यों होता है, एविडेंस वाला सिस्टम क्यों प्रोड्यूस किया गया, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ये पता चल जाए कि कौन सी पार्टी सच बोल रही है। सर सच का मतलब होता है सिर्फ गवाह पार्टी के ऊपर, तो कई बार क्या होता है कि एक अलग क्वेश्चन है इसके ऊपर मेरा। जैसे सर मान लीजिए क्या ना, मैं फैसला किसके पक्ष में मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पर दोनों पक्ष में एक पक्ष झूठा साबित तो होता है, इतना तो मानते हैं कम से कम, गलत साबित होता ही है। नहीं, मैं इन बातों को थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं। झूठा केस और केस प्रूव ना कर पाना दो अलग अलग बातें हैं। अगर मैंने आप पर झूठा केस किया तो आई कैन बी प्रोसिक्यूटेड, मैं 340 में, या मेरे पास और भी प्रोविजन है जिसके अंदर मुझे प्रोसिक्यूट किया जाता है अगर मैंने झूठा केस किया आपको। लेकिन मैं सबूतों के अभाव में अपना केस प्रूव नहीं कर पाया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कि केस बात तो हुई है, लेकिन बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न मैं उसको प्रूव नहीं कर पाया हूँ। XYZ रीज़न, बहुत सारे रीज़न होते हैं, मुझे नहीं पता कि इस वक्त एविडेंस होना चाहिए था, या मैंने खुद ही एविडेंस को टेम्पर कर दिया, या एविडेंस को किस तरह से कलेक्ट किया जाना चाहिए था उस तरह से कलेक्ट नहीं हुआ है, या जो एविडेंस था वो उतनी इफेक्टिव या उतना मास वैल्यू नहीं रखता था जिसको कंसिडर करते हुए किसी बंदे को कन्विक्ट किया जा सके या उसके फेवर में डिग्री पास की जा सके। तो नॉट प्रूविंग समथिंग and proving it to be false, they are two different things. फॉल्स का मतलब तो यू विल बी प्रोसिक्यूटेड इफ़ यू हैव, मतलब इंस्टीट्यूट फॉल्स केस अगेंस्ट मी। अगर आपने मेरे खिलाफ झूठा केस डाला है तो आपको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। एंड नो डाउट, मतलब अनडाउटली मैं इस पूरे सहमत में हूँ कि जो बंदा झूठा केस डाले उसके खिलाफ स्टर्न एक्शन होना चाहिए। ही शुड नॉट बी टेकन विद द ईजी हैंड्स। सर मैंने सिर्फ केस डालने की बात नहीं की थी, मैंने बात की दोनों तरफ की। कोई भी जो झूठ बोलता है उससे पनिश क्यों नहीं होती, उसमें कहना मैं जैसा उसे खुद अपने आप से संज्ञान लेकर उस पर पनिश क्यों नहीं फाइल करते? ऐसा हो रहा है, आपकी शायद जानकारी में नहीं होगा, ऐसा हो रहा है द मोमेंट। मैं कह रहा हूँ कि आप तो ये कह रहे हैं कि जैसे ही किसी केस का फैसला है एक बंदा झूठ बोल रहा होता है। नहीं सर, क्योंकि ऑब्वियसली एक जीत रहा होता है, एक हार रहा होता है। आपके अनुसार आप सर, आप इसके हिसाब से इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सर क्या नाम है कि दोनों पार्टी में एक भी होता है, तो मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ, मैं ही नहीं कह रहा कि आप जीते मैं जीता, दोनों जीते, किसी एक का झूठ सर कहीं तो साबित होता है कुछ नहीं। सर झूठ साबित होगा तो उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, आई एग्री। झूठ साबित, फिर मैं कह रहा हूँ सर, अक्सर हम सुनने में आता है कि एफिडेविट दे के भी झूठ बोला गया, तो सर उसके लिए प्रोविजन है ना। प्रोविजन सर फिर बात अपील में जाने का आ रहा है, मैं अपील करने का नहीं है सर, नेक्स्ट केस में बात कर रहा हूँ, मतलब ये अलग से एप्लीकेशन लगाने का है। तो जज साहब खुद संज्ञान क्यों नहीं लेते? मैं इसकी बात आपसे करना चाह रहा हूँ। खुद भी लेते हैं सर। सर यूट्यूब में सर बहुत सारी वीडियो हैं इस टाइम जो कहना है मैं जैसा रिलीव कर रहे हैं। मैंने लॉ नहीं सीखा, मैं लॉ की बात सर MP कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं MP हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ सर मैं। सर देयर आर नंबर ऑफ केसेस मैं आपको दे सकता हूँ, मैं आपको साइटेशन दे सकता हूँ जहाँ कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया है, स्वतः डिग्री भी कर दी है। सर 5 करोड़ केस में अगर 50 केस या 100 केस हो सर उसको हम नहीं मानते, हम कहना है जितने केस डिसाइडेड हुए हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। आपको अपनी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए बैलेंस करना पड़ेगा ना, आपको देखना पड़ेगा इफ इट इज अपरेंटली फॉल्स तो ऑब्वियसली वन शुड बी प्रोसिक्यूटेड। अगर ये अपरेंटली लग रहा है कि फॉल्स है, बिल्कुल प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, जैसे आपको अपनी पावर एक्सरसाइज की जानी चाहिए। देयर इज नो डाउट एट ऑल एंड देयर इज अ प्रोविजन, देयर इज अ प्रोविजन है। सर यूज़ कितने हो रहे हैं, मैंने उससे बात की थी आपसे। सर काफ़ी हो रहा है सर, काफ़ी हो रहा है, लेकिन फॉल्स होना और प्रूव ना कर पाना, क्योंकि एफिडेविट में एक लैंग्वेज होती है कि विद इन माई नॉलेज, मेरी जानकारी के अनुसार, तो मेरी जानकारी के अनुसार आपका नाम श्याम है, तो मेरी जानकारी के अनुसार श्याम है, मुझे नहीं पता कि आपका नाम क्या है, मेरी जानकारी में जो है, तो इफ इट इज इन माई नॉलेज इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज फॉल्स। सर मैंने इसमें सर एडवोकेट की बात नहीं करी सर, मैंने लिटिगेंट्स की बात ही कर रहा हूँ इसके अंदर, एडवोकेट की बात नहीं करी मैंने कि आपके नॉलेज के अंदर क्या है, लिटिगेंट्स उसमें साबित हो रहा है। अच्छा बताएं, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं
बिजी बता रही सवाल। अभी आपने सर बात की है एडवोकेट के बारे में बात की है, एडवोकेट को पता होता है कि माई नॉलेज के हिसाब से, सर मैंने आपकी नॉलेज की बात नहीं करी, मैं सर डेटी पार्टी का होता है सर उसमें, एफिडेविट वकील का नहीं होता, एफिडेविट पार्टी का होता है। पार्टी कहती है कि मेरी जानकारी के अनुसार, हमें फैक्ट कौन बताता है, हम कोई परमात्मा थोड़ी है, हमें तो जो पार्टी बता रही होती है हम उस फैक्ट्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। चलिए खैर सर, डिस्कशन काफ़ी लंबी हो रही है मेरे ख्याल से, और कहीं और ले रही है। थैंक यू सर, वेलकम।